अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को हमने ख़त्म किया है, बाब नंबर 14 एटमॉस्फेयर, आज हम उसकी मश्क को हल करेंगे। इसकी मश्क वही आसानी से हल कर सकता है जिसने पूरे के पूरे बाब को और तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन रखा है। तो चलें, आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और आपको बताते हैं कि इस मश्क को किस तरीके से आपने हल करना है। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर जिसमें हम मुख्तसर सवालात को हल करेंगे और बच्चों इसमें याद रखिएगा कि इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ऐसा है कि जिसमें हम तफ़सील ज़्यादा लिख सकते हैं। तो इस बाब में से जब भी सवालात आएँ तो आपने उनका बड़ा तफ़सीली जवाब जो है वो लिखना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि तफ़सील जो है वो किताब से बाहर ना जाए। जितनी ज़्यादा हम किताब वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, हमारे नंबर उतने ही अच्छे आने के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। तो चलें चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर के कम होने के मज़हर की वज़ाहत करें। हमने ये देखना है कि ट्रोपोस्फियर में जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, हमसे सिर्फ़ उसकी वजह पूछी जा रही है। तो बच्चों वजह आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास ज़मीन की सतह है, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास ज़मीन की सतह है। अच्छा, अब यहाँ से क्या होता है, सूरज से रेडिएशंस आती हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप रेडिएशंस का ज़िक्र कर रहे हैं तो वो हमें नज़र नहीं आती। रेडिएशंस हमें नज़र नहीं आती हैं, अलबत्ता सूरज की रोशनी के अंदर ये रेडिएशंस मौजूद होती हैं और इन्हें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रा वायलेट रेज़ कहा जाता है। अच्छा, जब ये ज़मीन और ये हाई एनर्जी वाली होती हैं, इनकी ताकत ज़्यादा होती है। जब ये ज़मीन पे पड़ती हैं तो ज़मीन इन रेडिएशंस को जज़्ब कर लेती है और जब ज़मीन को जज़्ब करती है तो बदले में कुछ और रेडिएशंस ख़ारिज करती है और उन रेडिएशंस को कहा जाता है इंफ्रारेड रेज़, आईआर रेज़। अच्छा, ये जो आईआर रेज़ है ना, इनको फिर हमने पढ़ा था कि इनको जज़्ब करने के लिए यहाँ पर इस पूरे हिस्से के अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस हिस्से के अंदर इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़्ब करती है ना, तो इस पूरे हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमने पढ़ा था कि वो बढ़ के 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर कम है, तो हम कहेंगे कि इस हिस्से में यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो कम हो गई है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाती है, तो फिर वहाँ पे जो ये जज़्ब कर रहा है इंफ्रारेड रेडिएशंस को, वो भी कम हो जाता है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर कम होने लग जाता है। क्योंकि टेम्परेचर उस हिस्से का ज़्यादा होगा जहाँ पे ये रेडिएशंस जज़्ब हो रही हैं। चूँकि ऊपर रेडिएशंस कम जज़्ब होती हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर कम होते-होते हमने पढ़ा था कि बिल आखिर -58 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है। तो इसकी तफ़सील जो है वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ज़मीन की सतह के करीब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़मीन से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़्ब करती है, लिहाज़ा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है, लिहाज़ा इंफ्रारेड रेडिएशंस की जज़्ब होने की सलाहियत भी कम हो जाती है और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम महसूस होता है। आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, हवा के प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में मवाजना करें। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये सवाल बड़ा अहम है और बोर्ड के पेपर में ये कई एक दफ़ा बड़े अहम सवाल की सूरत में आ चुका हुआ है। तो उसमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है। तो बच्चों देख लेते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट हम किसको कहते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसको कहते हैं। हमने कहा था कि प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बनते हैं।
फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बनते हैं। यानी ये बराहे रास्त बनते हैं, और याद कीजिए इसीलिए मैंने इसको पढ़ाते वक्त प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को डायरेक्ट पोल्यूटेंट्स भी कहा था। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे बनते हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट की या के रिएक्शन से बनते हैं। तो ये इनमें पहला फर्क आ गया। सो ये प्राइमरी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बनते हैं, और सेकेंडरी जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आगे से बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये बराहे रास्त बनते हैं, जबकि ये बराहे रास्त नहीं बनते। तो ये इसमें दूसरा फर्क आएगा। तो ये बराहे रास्त नहीं बनते। और बच्चों आप याद कीजिए, मैंने आपको एक और फ़र्क बताया था कि ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तभी तो वो रिएक्शन कर देते हैं और फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देते हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा जब आप फ़र्क लिख रहे होते हैं दो चीज़ों में, तो फिर रिएक्शन, फिर उसकी मिसालें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा इसका पॉइंट बना के, एक चौथा नुक्ता बना के आपने उसके अंदर इसकी मिसालें भी लिख देनी है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी। और सेकेंडरी के अंदर आपने कुछ मिसालें लिखनी हैं, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, जैसे कि पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट जो हमने पढ़ा था। तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो भी आप यहाँ पे मिसाल की सूरत में लिख सकते हैं। जी तो बच्चों आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के अहम सोर्सेज क्या हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने इनके आपको 3 सोर्सेज बताए थे बड़े, ठीक है। उसमें से पहले नंबर पे हमने पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स का जलना, ये इसका सबसे बड़ा है। फॉसिल फ्यूल्स का जलना, अब वो किसी इंडस्ट्री में जले या वो किसी गाड़ी में जले या वो हमारे घरों में जले, तो एक तो ये इखराज होता है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि जब वॉल्केनिक एरप्शन होती है, जिसको हमने कहा था कि वो आतिश फिशां के फटने को, तो जब आतिश फिशां फटता है तो उसके फटने की वजह से भी बहुत सारी तादाद जो है वो, बहुत सारी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैदा हो जाती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जंगलात की जब आग लगती है तो जंगलात में आग लगना जो है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कुल मिला के अगर आप इन तीनों को गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आग लगने से मुंसलिक है। ठीक है, पहले में भी आग लग रही है, दूसरे में भी आग लग रही है, तीसरे में भी आग लग रही है। अब आते हैं चौथे सवाल पे, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को गर्म करने का बाइस क्यों बनती है। इसको भी हम पहले भी पढ़कर आए हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको समझा देता हूँ कि ज़मीन की, ये है ज़मीन की सतह, और यहाँ से हमने देखा था क्या पैदा हो रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अच्छा, अब इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज्ब किसने करना है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूद होने की वजह से ये पूरी रेडिएशंस जो हैं वो इस हिस्से में जज्ब हो जाती हैं। तो जब ये इस हिस्से में जज्ब होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी ये हिस्सा जो है वो गर्म हो जाता है। तो इसका आप बड़ा आसान सा जवाब किस तरह लिखेंगे अल्फाज में, आप लिखेंगे कि सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब ज़मीन पे पड़ती हैं तो ज़मीन इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज करती है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को गर्म रखने में या दर्जा हरारत बढ़ाने में
किरदार अदा करती है। जी, तो बच्चों अब आते हैं 5वें सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो क्या हम जिंदा रह सकते थे। अच्छा, अब इसमें आप ज़रा सुनिएगा कि इसको मैं 2 चीज़ों से लिखूंगा। जी, तो बच्चों आते हैं 5वें सवाल पे, अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो क्या हम जिंदा रह सकते थे। इसको मैं 2 पहलुओं के अंदर तकसीम करूंगा। एक है इसका पहला पहलू, एक, और एक दूसरा। सबसे पहले नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है पौधों के लिए। हमने पढ़ा है कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से लेते हैं उसको मिलाते हैं पानी के साथ और बनाते हैं ग्लूकोज। अच्छा, इसका मतलब है कि इस अमल जिसका नाम हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, इस अमल के बगैर हमें पता है कि पौधे जिंदा नहीं रह सकते। और याद रखिएगा, किसी भी माहौल की बुनियाद पौधे ही होते हैं। देखिए कि हम लोग भी सब्जियां वगैरह खाते हैं, फल खाते हैं। दूसरी बात, हम गोश्त खाते हैं। अब वो गोश्त जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम मटन खाते हैं या बीफ खाते हैं, तो वो भी जो मटन और बीफ जो हम खा रहे हैं, वो जानवर भी तो पौधों पे ही पलते हैं। इसका मतलब है किसी भी माहौल के अंदर पौधों के ऊपर ही सारी की सारी जो बुनियाद होती है वो खड़ी होती है, और पौधे इस अमल के बगैर नहीं रह सकते, और इस अमल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना एक शर्त है, जरूरी है। दूसरा जो पहलू है वो है कि ये टेम्परेचर को बरकरार रखता है। इसके ऊपर हम पहले भी 2 सवाल जो है अभी अभी हल करके आ चुके हैं कि ये टेम्परेचर को कैसे बरकरार रखता है। बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको लेक्चर के दरमियान में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे माहौल के अंदर ना हो तो क्या होता है, हमारे माहौल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा रात के वक्त, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा दिन के वक्त, बिलखसूस दिन हो या रात हो। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार होता है कि इसने IR रेज को जज्ब करना होता है। अब ये IR रेज को जज्ब करेगी तो इसका मतलब है उस हिस्से का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब उस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो उससे क्या होगा, बरकरार रहेगा टेम्परेचर। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो सारी की सारी इंफ्रारेड रेडिएशन ज़मीन से निकल के वापस जाती रहेंगी। इसका मतलब है वहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और जब ठंड हो जाएगी, साइंस कहती है कि शायद इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाए कि कोई भी चीज़ जो है वो जिंदा ना रह सके, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत नीचे माइनस में टेम्परेचर चला जाए। तो ये 2 पहलू हैं। नतीजा हमने ये निकाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होती तो हम जिंदा नहीं रह सकते। छठे सवाल पे आते हैं जी, हवा के पॉल्यूटेंट के तौर पे SO2 गैस से इंसानी सेहत को क्या खतरात लाहक है। SO2 गैस को आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि SO2 गैस जो है वो एक तो ये है कि अगर ज़्यादा देर उसमें रहते हैं तो नाखुशगवारी होती है। ठीक है, जब नाखुशगवारी होती है तो इसका मतलब है इंसान जो है वो कुछ ही देर के बाद वहाँ से उठ के जाना ही मुनासिब समझता है। लेकिन इंसानी सेहत के उस पर ख़तरात क्या हैं। नाखुशगवारी होना तो चलें एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसानी सेहत पे उसके असरात क्या हैं। अगर हम SO2 की बात करें तो ये बराह रास्त हमारे फेफड़ों को नुकसान देती है। तो ये हमारे फेफड़ों को नुकसान देती है। इसके अलावा बच्चों, SO2 जो है आपको पता है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। बराह रास्त तो नहीं, पहले आपने पढ़ा था SO2 से SO3 बनता है। ठीक है, SO2 से SO3 बनता है और SO3 से फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और ये फिर आपको पता है कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। स्किन के ऊपर किसी तरह के निशानात जो हैं जिल्द के ऊपर पड़ने लग जाते हैं,
हल्की हल्की जलन शुरू हो जाती है। तो ये इसके इंसानी सेहत से मुतल्लिक नुकसान। 7वें सवाल की तरफ आते हैं, गुंजान आबाद इलाके नाकाबिल रिहाइश क्यों हो रहे हैं? तो इसका ताल्लुक जो है, सबसे पहले समझें गुंजान आबाद क्या होता है। आबादी वाले, तो जिनमें आबादी होती है हम कहते हैं ये गुंजान आबाद है। अच्छा, अब वो नाकाबिल रिहाइश क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से बच्चों ये होता है कि जितनी भी बर्फ है वो पिघलने लग जाती है। अच्छा, जब बर्फ पिघलने लगती है तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि समंदर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जब समंदर का लेवल बढ़ेगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आबादी वाले इलाके हैं, जो समंदर के करीब करीब हैं, वहाँ तो पानी आने लग जाएगा। तो जब पानी आने लग जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि चूंकि समंदर का लेवल बढ़ रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इलाका रिहाइश के काबिल बिल्कुल नहीं रहेगा। वो इलाका मुकम्मल तौर पे या उसका कुछ हिस्सा जो है पानी में डूब चुका होगा और इंसानों को वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ेगी। जी, तो अब आते हैं 8वें सवाल पे, एसिड रेन किस तरह ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा करती है? जाहिर सी बात है, एसिड रेन की अगर आप बात करें तो एसिड रेन के अंदर क्या होते हैं बेटा? एसिड रेन के अंदर एसिड होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। अब कौन कौन से एसिड्स होते हैं? हमने पढ़ा है कि एक तो इसमें कार्बोनिक एसिड होता है, एक इसके अंदर नाइट्रिक एसिड होता है, और एक इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है सल्फ्यूरस एसिड के साथ। लेकिन हम उनके फॉर्मूले नहीं लिखेंगे। जब ये एसिड्स पानी में मिक्स होके जब ये ज़मीन पे गिरेंगे तो जाहिर है ये ज़मीन में जज़्ब होंगे। ठीक है, तो जब ये ज़मीन में जज़्ब होंगे तो उससे क्या होगा? ज़रा गौर कीजिए, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आइंस हैं और दो होंगे, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आइंस हैं और दो होंगे, इसके अंदर एक हाइड्रोजन आइन जो है वो पैदा होगा। तो जब ये सारी चीज़ें एसिड बिला पानी जब ज़मीन पे गिरेगा तो जाहिर है वहाँ पर हाइड्रोजन आइंस की जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी। और हमें पता है जब किसी जगह पर हाइड्रोजन आइंस की मिकदार बढ़ जाती है तो हमें पता है कि वो चीज़ एसिड हो जाती है और उसकी पीएच क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब ज़मीन में ज़ाहिर है चीज़ें गिरेंगी तो उससे हाइड्रोजन आइंस की मिकदार यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जिससे वहाँ पे एसिडिटी में इजाफा होता चला जाएगा। तो ये इसका बड़ा एक आसान सा जवाब है। जी, तो बच्चों आते हैं 9वें सवाल की तरफ कि ओज़ोन के खात्मे के 2 अहम असरात बयान करें। हमने पढ़ा था कि जब ओज़ोन का खात्मा होता है तो उसमें से जो पहला असर हमें नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि हमारे जो माहौल है उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये होगा, क्योंकि जब ओज़ोन ख़त्म होती है बच्चों तो उस वक्त अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आती हैं। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आती हैं तो फिर जाहिर है कि उस हिस्से का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है। दूसरा काम हमने देखा था कि दूसरे काम से ये होगा कि पौधों की नशो-नुमा जो है वो मुतासिर होती है। तो पौधों की जो नशो-नुमा है वो मुतासिर होती है, और किस तरह मुतासिर होती है? क्योंकि जब पौधों के टिश्यूज़ के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो उनको तबाह कर देती हैं, जिससे उनमें नशो-नुमा बढ़ोतरी रुक जाती है। आते हैं 10वें सवाल की तरफ, स्ट्रेटोस्फियर में ओज़ोन लेयर कैसे बनती है? तो हमने पढ़ा था कि ओज़ोन बनती कैसे है? O2 है, ये मिलती है ऑक्सीजन से, और इसमें जज़्ब होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज़,
और ये बन जाता है ओजोन। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई हैं? असल में बच्चों वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन बनाई है अल्लाह ताला ने, वहाँ नॉर्मल ऑक्सीजन भी है। वो नॉर्मल ऑक्सीजन ऐसे ही बनती है कि जब ओजोन पे यूवी रेज़ पड़ती हैं ना, तो उससे क्या होता है, ओजोन टूट के O2 में और O में मुंतकिल हो जाती है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो 2 चीज़ें बनी है ना, ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ को जज़्ब करने पर फिर से जुड़ती हैं और जुड़ के ये वापस क्या बना देती हैं, ओज़ोन बना देती हैं। जो पहला रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये रिएक्शन अक्कासी कर रहा है कि किस तरह स्ट्रेटोस्फीयर में ओज़ोन बनती है और इसके लिए ज़रूरी है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस लाज़िमन जज़्ब हों। 11वें सवाल पे आते हैं, एटमॉस्फेरिक मास का 75% ट्रोपोस्फियर में क्यों पाया जाता है? देखिए, ट्रोपोस्फियर वो जगह है जहाँ पर तमाम जानदार रहते हैं। तो इस जगह पर एटमॉस्फेरिक मास का ज़्यादा होना समझ में आता है। वजह क्या है? देखिए, तमाम जो जानदार होते हैं ना, अब जो जानदार होते हैं वो 2 तरह के फैक्टर्स के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। जानदारों को भी आगे से ज़िंदा रहने के लिए 2 तरह के फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से एक हैं जिनको हम कहते हैं कि वो गैर जानदार फैक्टर्स हैं, और इनको हम बायो की ज़बान में एबायोटिक फैक्टर्स का नाम देते हैं। तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने ये लफ्ज़ वहाँ पे सुन रखा होगा। और एक हैं जो जानदार फैक्टर्स के ऊपर उनका शुमार होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। बच्चों, हमें जितनी भी खुराक मिलती है वो सारी जानदार फैक्टर्स से मिलती है, ठीक है? मैं अगर इंसान की बात करूँ तो इंसान अपनी खुराक किससे लेता है? पौधों से और जानवरों से, तो वो जानदार फैक्टर है। लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए पौधों की, अगर मैं ज़ाहिर है हमें भी चाहिए होगी, हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, हमें दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं। हमें हवा की ज़रूरत होती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है? गैर जानदार फैक्टर्स हैं ये। लेकिन एक इंसान समेत पौधों और जानवरों सबको ज़िंदा रहने के लिए जानदार फैक्टर्स और गैर जानदार फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और याद रखिएगा, ये जो सारे मामलात हैं ये वाले गैर जानदार फैक्टर्स, बच्चों ये कहाँ पर होने चाहिए? ये ज़ाहिर है वहीं पर होने चाहिए जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो ये ट्रोपोस्फियर में ही मौजूद होते हैं। दूसरी बात, ट्रोपोस्फियर की अगर हम इसकी बनावट देखें ट्रोपोस्फियर की, तो ट्रोपोस्फियर की बनावट में हमें नाइट्रोजन मिलती है सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन मिलती है 21%, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने जब से ये चैप्टर पढ़ा है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़्ब करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ का बरकरार रहता है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक मास ट्रोपोस्फियर में ही हो। वजह यह है कि वहाँ के तमाम माहौल के मुताबिक जानदारों को बनाया गया है और जानदारों ने उधर ही जिंदा रहना है। 12वें सवाल पे आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन की लेयर को कैसे नुकसान पहुंचता है? बच्चों, हमने पढ़ा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें कार्बन होता है, कार्बन के साथ फ्लोरीन होता है और साथ में क्लोरीन पे लगा होता है। तो ये चीज़ें होना इनके अंदर ज़रूरी होता है, इसलिए हमने इनको CFCLs या आसान अल्फाज में CFCs भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब इसकी एक आम सी मिसाल आप देखें कि अगर हमारे पास CFCl3 हो, ठीक है? CFCl3 का मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ, ये रहा कार्बन, तो कार्बन के साथ एक फ्लोरीन है जबकि 3 क्लोरीन है, ठीक है? तो ये CFCl3 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। और जो याद करें, टॉपिक पढ़ते वक्त हमने इसको ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम दिया था। जैसे ही इसके ऊपर यूवी रेस पड़ती हैं, तो यूवी रेस चूँकि बहुत ताकतवर होती हैं, वो इसको तोड़ देती हैं और इसके टूटने से CFCl2 रेडिकल बनता है और क्लोरीन का रेडिकल बनता है। ये क्लोरीन का जो रेडिकल है, ये ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ रिएक्शन करके
क्लोरीन का मोनोऑक्साइड बना देता है। बच्चे सोचेंगे सर ये कहाँ से आया, तो ये आया ओजोन से। ठीक है जी। तो ये ओजोन के टूटने से आता है, जिसको भी हम पिछले ही एक सवाल में पढ़ कर आए हैं कि ये ओजोन से आता है। तो ये क्लोरीन का मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्लोरीन का मोनोऑक्साइड जब इसके ऊपर पड़ती है ना सूरज की रोशनी, यानी यूवी रेस पड़ती हैं, तो यूवी रेस के पड़ने की वजह से ये फिर टूट जाता है। और ये टूट के क्या बनाता है, ये क्लोरीन का एक रेडिकल बनाता है, साथ में ऑक्सीजन बनाता है। और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन रेडिकल से मिलके नॉर्मल ऑक्सीजन बना देता है। और दर हकीकत ये वाला जो है, ये भी ओजोन से ही आया है, जिसने अभी दोबारा ओजोन बनाना था, लेकिन वो इस रेडिकल से मिलकर यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने लग गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सारी ओजोन टूट टूट के नॉर्मल ऑक्सीजन के अंदर जो है वो तब्दील होती चली जा रही है। और मज़े की चीज़ देखें कि ये फिर से पैदा हो गया, तो ये अब आने वाली चीज़ों को और ख़राब करेगा। इसीलिए मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि एक क्लोरीन का रेडिकल लाखों की तादाद में ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ख़राब कर सकता है। जी तो बच्चों, वहाँ पे हमने मुख्तसर सवालात को ख़त्म किया। अब आते हैं इंशाइया तर्ज सवालात पे। तो उसमें पहले नंबर पे है जी, एटमॉस्फेरिक गैसेस की अहमियत बयान करें। तो ज़ाहिर है इसमें आपको सबसे ज़्यादा अहमियत कार्बन डाइऑक्साइड की बतानी पड़ेगी। इसके अंदर फिर आप ऑक्सीजन की भी बताइएगा कि उसके बगैर जो है वो जानदार ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो इन दोनों की बताना काफ़ी रहेगा। ट्रोपोस्फियर के ख़वास लिखें। इस स्फीयर में टेम्परेचर ऊपर की जानिब कम क्यों होता है, इसके लिए हम लेक्चर पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो वो आप एक दफ़ा सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी। स्ट्रेटोस्फियर के ख़वास क्या हैं, इस स्फीयर में टेम्परेचर ऊपर की जानिब क्यों बढ़ता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन तमाम सवालात के लिए मैं चाहूँगा कि आप लेक्चर्स को दोबारा से सुने, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। CO2 पौधों के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा हमारे लिए क्यों नुकसानदेह है। हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसमें आप ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड सेहत के लिए खतरा क्यों तस्वुर किया जाता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये इंशाइया तर्ज के सवाल की सूरत में आ चुका है, और ये अहम सवाल है, और ये बोर्ड के पेपर में पहले भी आ चुका है। एसिड रेन की तारीफ करें, ये कैसे बनती है और इसके असरात क्या हैं, ये भी बोर्ड के पेपर में एक इंशाइया तर्ज के सवाल की सूरत में आ चुका हुआ है। सल्फर के कंपाउंड्स हवा के पॉल्यूटेंट्स हैं, इन कंपाउंड्स के सोर्सेज और असरात की वजाहत करें। हमने बहुत तफसील के साथ लेक्चर में ये पढ़ा था। 8वें सवाल में आते हैं, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये कैसे तबाह हो रही है और हम कैसे इसे तबाह होने से बचा सकते हैं। ये सवाल भी बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा की पॉल्यूशन का बाइस बनते हैं, और इन कंपाउंड के सोर्सेज और की वजाहत करें, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ही आपका बाब नंबर 14 की जो मश्क है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले बाब में, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो बच्चों, ये थी मश्क बाब नंबर 14 की, और इसके साथ ही बाब नंबर 14 मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे बाब की समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले बाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।